तो हम पहले स्टार्ट करेंगे इसको आइडियल गैसेस से, क्योंकि इसमें ना कुछ डेरिवेशंस होती हैं आपके पेपर्स में। कुछ डेरिवेशंस ऐसी हैं जो मोस्टली वो आपसे रिपीटेडली पूछ रहे होते हैं। जैसे कि इसमें प्रेशर की एक डेरिवेशन आती है, उसके अलावा एक काइनेटिक एनर्जी की है 3/2 kT वाली, कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। तो कुछ डेरिवेशंस हैं जो आपके पास इसमें नॉर्मली पूछी जाती है, और बाकी तो क्वेश्चंस है वो तो हम देख लेंगे कि हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, अब आइडियल गैसेस की हम बात करें तो आइडियल गैसेस में नॉर्मली आपको पता है कि जब आप गैसेस की बात कर रहे हो तो गैसेस में जब आप मेजर करते हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, तो आप मोल्स में करते हो, ऐसा ही है। तो सबसे पहले जो है जी वो सर। गैसेस की बात कर रहे हैं, तो इन शॉर्ट हमें पता है कि हम यहाँ पे अब नंबर ऑफ मोल्स यूज करेंगे। अब वो केजी वाला कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पर फिलहाल हमारे पास यूज नहीं होगा। तो गैसेस को हम अब जो मेजर करेंगे वो मोल्स में करेंगे। और फिर उसके पास जो रिलेटेड, अब काफी केमिस्ट्री में आपने बेसिक्स की होगी, तो उससे रिलेटेड भी अब काफी आपको हेल्प हो जाएगी यहाँ पर। तो अब इसमें नॉर्मली ये होता है कि इस आइडियल गैसेस में सबसे पहले अगर हम गैस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो गैस की हमें एक वो पता होनी चाहिए कि इसका जो पॉस्टुलेट्स होते हैं वो पॉस्टुलेट्स क्या है। पॉस्टुलेट्स का मतलब ये कि आपने वो पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, कि सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं एक दूसरे के, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है, पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन के अराउंड सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास पॉस्टुलेट्स होते हैं गैसेस के लिए। ठीक है, तो अगर हम वो पहले पॉस्टुलेट्स देख लें, क्योंकि पॉस्टुलेट्स में से भी वो आपके पास कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि आप कोई 2 या 3 मेंशन कर दो, तो वो भी आप पास पेपर्स देखोगे आपको उसमें कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो अगर हम कुछ पॉस्टुलेट्स डिस्कस करते हैं विद द रेफरेंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सो बेसिकली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमारे पास जो आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट है, उसमें हमने गैस के बारे में बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। और इसमें पहला पॉइंट अगर आप देखो तो सबसे पहले पता है आपको कि मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्री टू मूव। तो ये तो हमें इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर पता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव होंगे। उन पे कोई इतनी बाउंड नहीं होता कि वो बिल्कुल एक फिक्स पॉइंट पे रहें। दूसरा ये कि यहाँ पर हमारे पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और थर्ड, कि आपको पता है कि इसमें जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी यानी जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करेंगे अपनी एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने में, अपनी मूवमेंट को इंक्रीज करने में। सो हम उसे सिंपल काइनेटिक एनर्जी अभी जर्नल कह सकते हैं। बाकी हम डेप्थ में भी इसको देख लेंगे कि आपके पास डेरिवेशन में इसका कैसा रोल होता है। और इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा हो? इसी के साथ आपके पास प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आप किसी गैस को कंटेनर में रखा हुआ है आपने, वहां पर उसके ऊपर आपने एक लिड लगाई हुई है या पिस्टन लगा हुआ, तो कंटिन्यूसली उसके मॉलिक्यूल्स जाकर उसे हिट करेंगे, तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो प्रेशर भी आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और बाकी जो इसमें आपके पास गैप होता है वो काफी इतना डिस्टेंस होता है कि इनका मॉलिक्यूल का जो साइज होता है तो वो डिस्टेंस उससे ग्रेटर होगा एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का।
तो ये सारे पॉइंट्स इसमें हमारे पास कंटिन्यू होंगे, वो फिर हम पास पेपर्स में भी टाइम टू टाइम डिस्कस कर लेंगे, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें जाएं तो कुछ आपके पास गैस लॉज होते हैं बेसिक्स। अगर हम अब गैस लॉज देखें कुछ। अच्छा, गैस लॉज में आपके पास ये है कि कुछ लॉज आपने शायद पहले भी पढ़े होंगे अपने ओ लेवल्स में, जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ आपने पहले से किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो बॉयल्स लॉ में आपने ये पढ़ा था कि प्रेशर जो है वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। मतलब अगर आपके पास वॉल्यूम, आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो आपके पास प्रेशर इंक्रीज होगा, और अगर आप गैस को मतलब रिलीज कर रहे हो वहां पर तो प्रेशर आपके पास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो आपने अपने ओ लेवल्स में भी की हुई है, तो ये लॉ बिल्कुल सेम है, जिसमें हम P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 करते हैं प्रेशर के लिए भी। तो अगर आपके पास इनिशियल और फाइनल कंडीशन की बात हो रही हो, एक और आपके पास जो लॉ है इससे रिलेटेड, उसमें हम टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और वो आपके पास है चार्ल्स लॉ। अच्छा, चार्ल्स लॉ में नॉर्मली ये होगा कि अभी हमने बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम का लिंक देखा है, ठीक है। हमारे पास तीन क्वांटिटीज यूज करते हैं हम, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। तो एक क्वांटिटी कांस्टेंट रखते हैं, बाकी दो का रिलेशन चेक कर रहे होते हैं। तो चार्ल्स लॉ में सिंपल आपने ये देखना होता है कि आपका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा। तो वो भी सिंपल सी बात है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो उन्हें स्पेस ज्यादा चाहिए, स्पेस ज्यादा का मतलब ये है कि हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वॉल्यूम आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। और फिर एक आपके पास थर्ड लॉ भी इसमें होगा, जिसको सिंपल आप प्रेशर लॉ कहते हो। अच्छा, ये सारी चीजें ऐसी हैं, मतलब आप इन्हें जर्नल भी अगर समझो तो ये नॉर्मल समझ आती है, मतलब कॉमन सेंस एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि उससे भी ये चीजें हमें पता है कि ये काम होता है। लेकिन बस ये है कि वो जो रूल्स लॉज बने हुए हैं हम उसके अकॉर्डिंगली इसको देख रहे हैं, ताकि अगर कहीं रेफरेंस लिखा हो बाय रेफरेंस ऑफ दिस लॉ तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये इस वाले की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वरना ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल लिखा नहीं है, क्योंकि जर्नल है, ये आपको आइडिया है इसके बारे में। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बिल्कुल नहीं हो आपके लिए। और ये जो आखिर के हमने सेकंड और थर्ड लॉ लिखा है ये ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, ठीक है। तो ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है ये दो लॉज उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और बस इसमें फिर कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पास अगर इनिशियल फाइनल कंडीशन को कंपेयर करो, लेट सपोज अब ये प्रेशर लॉ आपके पास, अगर इसकी इनिशियल फाइनल कंडीशन को आप डिस्कस करो तो इसमें भी हम इक्वेशन को इक्वेट इस तरह से करवाते हैं कि आपका जो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, तो वो बेसिकली P/T हो जाएगा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और अगर आप इनिशियल और फाइनल कंडीशन को कंपेयर करते हो तो P1/T1 इज इक्वल्स टू P1/T2। तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन को हम इस तरह से कंपेयर करके प्रेशर या टेम्परेचर जो भी अननोन क्वांटिटी है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ तक नहीं है। उसके बाद आपको जर्नल गैस इक्वेशन भी याद होगी। जर्नल गैस इक्वेशन आपके पास सिंपल PV इज इक्वल्स टू nRT, शायद केमिस्ट्री में भी की होगी आपने, वहां पर भी देखा होगा। इसमें हम ये सारे लॉस कंबाइन कर लेते हैं, और सारे लॉज आप कंबाइन कर लोगे तो आपको पता है कि प्रेशर जो है वो
इन्वर्सली था वॉल्यूम के, तो आप प्रेशर इन्वर्सली लिखोगे वॉल्यूम के, फिर आप उसे जब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करोगे तो प्रेशर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉल्यूम पी वी हो जाएगा। और इक्वल्स टू टेम्परेचर तो ऑलरेडी डायरेक्टली था, तो वो तो राइट हैंड साइड पर ही था। और एन जो है वो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे गैसेस के। और जो आर है वो जर्नल गैस कांस्टेंट होता है। तो ये जो हमारा आर होगा यहाँ पर, ये गैस कांस्टेंट है, इसकी फिक्स वैल्यू होगी, वो हमारे पास गिवन होगी, तो इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सी क्वांटिटी आ गई। और बाकी टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी वॉल्यूम को। तो सबके सिंबल्स के अपने यहाँ पे नॉर्मल मीनिंग है, कोई भी ऐसा इसमें डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमारे पास बहुत यूज होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जहाँ पर आपको दिखेगा कि सारी क्वांटिटीज प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की गिवन है, गैस कांस्टेंट गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, तो वहां पर फिर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और होती है नॉर्मली, कि अगर हमारे पास कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेट सपोज गिवन होते हैं, और वो हमें एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देते हैं, यानी जो के है हमारे पास एक कांस्टेंट। इनकी डेरिवेशंस तो खैर नहीं आती, इसलिए इसको इतना डिटेल ड्राइव नहीं करवा रहा, वरना वो टाइम हमारा उसी में लग जाएगा वैसे ही। अब आपके पास इसी इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, पी वी इज इक्वल्स टू एन के टी। तो इसमें जो है वो आर को हमने रिप्लेस किया है बेसिकली के से, और ये जो के है आपके पास, ये के आपको रिप्रेजेंट करेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी भी कांस्टेंट वैल्यू गिवन होती है, ये भी हमारे पास आगे अभी फर्दर उसमें यूज होगा जब, तो हम इसको देखेंगे कि किस तरह से इसकी क्वांटिटी आपके पास ड्राइव होती है। अभी इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ तक, जब होगी तो वो भी हम देखेंगे कि कहाँ करनी है। तो ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा, और ये जो स्मॉल एन था नंबर ऑफ मोल्स का, ये रिप्लेस हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो इसलिए यहाँ पर हमने कैपिटल एन यूज किया। तो ये आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और बाकी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के अपनी जगह पर सेम मीनिंग है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन हम इसके पास पेपर से देखेंगे, अभी क्वेश्चन तो जर्नल होगा, उसमें सारी वैल्यूज गिवन होगी, कोई एक अननोन, तो वो तो आपके लिए कोई इतना मसला नहीं है, वो तो आप कर लोगे। ठीक है। और अगर आप ये बोल्ट्जमैन की बात कर ही रहे हो यहाँ पर, तो बोल्ट्जमैन का बेसिक यहाँ पे यूज करने का पर्पस ये है कि नॉर्मली जो हम बोल्ट्जमैन यूज करते हैं, ये के की वैल्यू, तो इस बोल्ट्जमैन को बेसिकली ड्राइव इस तरह से किया जाता है कि आप सिंपल दो क्वांटिटीज को डिवाइड करते हो, गैस कांस्टेंट को और एवोगाड्रो नंबर को। ठीक है, तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास 8.31 यूज होती है, और एवोगाड्रो नंबर तो आपको पता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो इन दोनों को डिवाइड करके जो क्वांटिटी आपके पास फाइनली ड्राइव होती है वो बोल्ट्जमैन की है। ठीक है, तो इसमें अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि जो गैस कांस्टेंट यानी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगी गैस मॉलिक्यूल्स की, उनको, और फिर हम उसके साथ कंपेयर करते हैं एवोगाड्रो नंबर कि कितने आपके पास उस पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पर यूज करके फाइंड आउट करते हैं कि बोल्ट्जमैन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो बेसिकली बोल्ट्जमैन यूज करने का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो, तो इन इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, इसका चेंज फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली बोल्ट्जमैन यूज होता है। और कोई इसमें अभी हमारे पास फर्दर इसका डिटेल यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बस अभी इसका रिलेशन याद रखना है कि इक्वेशन हमने यूज करनी है, एक हमने पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी और एक पी वी इज इक्वल्स टू एन के टी, और बाकी जो बेसिक लॉज हैं वो तो हम लिंक कर ही लेंगे। ठीक है। और बाकी तो ये हम कर चुके हैं कुछ मॉलिक्यूलर पॉइंट्स डिस्कस, उसमें आप और भी बेसिक ऐड कर लेना कि इसमें आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन होती है,
प्रेशर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और बाकी जो है वो डिस्टेंस की हमने बात की कि जो एक मॉलिक्यूल का अपना रेडियस होगा, जो उसका डायमीटर होगा, तो उसका जो डिस्टेंस होगा दूसरे मॉलिक्यूल से, वो उसके डायमीटर से या उसके रेडियस से अगर हम कंपेयर करें तो वो ग्रेटर ही होगा। ठीक है। तो इससे आपको साइज का एक आइडिया हो जाएगा कि मॉलिक्यूल्स का साइज कितना होता है, कि उनका जो डिस्टेंस है वो उससे भी लेस है तो उनका साइज कितना स्मॉल होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर आपके पास। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कि यहाँ पर जो कोलिशंस होते हैं वो इलास्टिक कोलिशंस होते हैं। इलास्टिक कोलिशन में आपको पता होगा, अगर कहीं पर डिस्कस किया हो, बेसिकली इलास्टिक कोलिशन यूज करने का रीजन ये होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स में आपके पास इलास्टिक कोलिशन होता है, क्योंकि इलास्टिक कोलिशन में मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहती है। अगर इनमें इलास्टिक कोलिशन नहीं होगा तो एक टाइम ऐसा होगा कि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते करते जो है ना, उनका जो लेवल है, जिस लेवल पे वो कोलाइड कर रहे होंगे, मतलब अभी आप अपने एटमॉस्फेयर में देखो तो हर लेवल पर एक अलग गैस का वो होगा, लेयर। तो अगर आपके पास इलास्टिक कोलिशन ना हो तो वो टाइम टू टाइम अपनी एनर्जी को जो है वो थर्मल और उसमें वेस्ट करना शुरू कर देंगे। और एक टाइम ऐसा होगा कि आपका जो ऑक्सीजन का भी लेवल होगा आपके एटमॉस्फेयर में, वो बिल्कुल आपके ग्राउंड लेवल पर होगा। और आपके एटमॉस्फेयर में कोई ऑक्सीजन की लेयर नहीं होगी, सारी लेयर वो बस सिर्फ ग्राउंड पर होगी। तो इसलिए गैसेस के हम कोलिशन को इलास्टिक कंसिडर करते हैं, क्योंकि उनका लेवल मेंटेन रहता है अपनी जगह पर, तो उसमें एनर्जी लूज नहीं हो रही, मोमेंटम आपके पास जो है वो लूज नहीं हो रहा। तो इस वजह से हमारे पास उनका कोलिशन हम इलास्टिक कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है। चेंज आएगा लेकिन इनिशियल और फाइनल रिजल्ट सेम होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ तक नहीं है। अब आते हैं डेरिवेशन। अब एक डेरिवेशन चेक करते हैं यहाँ पे प्रेशर की, कि अभी जो हम बात कर रहे थे प्रेशर के बारे में, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी कंटेनर में मॉलिक्यूल का, तो आपके पास उस पर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो अब उसको हम ड्राइव करके देखते हैं कि उसकी वैल्यू आपके पास कैसे होगी। तो अब लेट सपोज हमारे पास एक 3D शेप कंसिडर करते हैं, क्यूब हम कंसिडर करते हैं। और अभी फिलहाल हम जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। आपने ये कॉन्सेप्ट ड्राइव करना है कि प्रेशर जो है वो आपके पास 1/3 डेंसिटी, और जो स्पीड हम यूज करेंगे उसके स्क्वायर के इक्वल हमने करना है। अब वो कैसे आएगा वो आपको अभी इसकी डेरिवेशन में आइडिया हो जाएगा किस तरह से। तो अब लेट सपोज अगर हमारे पास एक क्यूब कंसीडर करते हैं हम सबसे पहले, तो सबसे पहले क्यूब बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इस क्यूब में आपके पास अगर एक मॉलिक्यूल हो, और उस मॉलिक्यूल को हम स्पेसिफिक डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब ये मॉलिक्यूल आपके पास किसी भी वॉल से कोलाइड कर सकता है। वो ये राइट हैंड साइड वाली वॉल से भी कोलाइड कर सकता है। ठीक है, जो ऊपर वाली इसकी होगी आपके पास सीलिंग, उससे भी कोलाइड कर सकता है, और डाउनवर्ड से भी, और राइट हैंड साइड पे भी, या लेफ्ट हैंड साइड पर। तो वो हर तरफ अपनी मूवमेंट कर सकता है इजीली। अब उसकी जो मूवमेंट होगी वो रैंडम होगी, गैस मॉलिक्यूल है, वो अभी हमने वहां पर देखी है। तो एक तो रैंडम डायरेक्शन है, दूसरा फिर जो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट है, वो तो हमें पहले से पता ही है। और इसकी अगर हम एक साइड की बात करें तो एक साइड की सिंपल जो होगी वो लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से, और बाकी फिर हम उसको 2D 3D में अपने हिसाब से जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहली जब बात करेंगे, अभी हमने बात की थी इलास्टिक कोलिशन की, तो सबसे पहले हम बेस मोमेंटम से शुरू करते हैं, कि हमारे पास जो यहाँ पर मोमेंटम होगा, लेट सपोज जो पार्टिकल यहाँ पर वॉल के साथ हिट करेगा, और हिट करने के बाद जब रिबाउंड होगा वहां पर,
तो वो अपनी एनर्जी, मतलब हमारे इलास्टिक कोलिशन का ये है कि वो कंजर्व रहेगी, मतलब एनर्जी इतना लूज नहीं होगी, वैसे तो होती है लेकिन आपके पास वो उसे मेंटेन करेगा, कंजर्व रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा लेकिन वो कंजर्व रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिशन आफ्टर कोलिशन वो सेम होगा। ठीक है, सिर्फ चेंज किसका आएगा, लेट सपोज जब आप फॉरवर्ड मूव कर रहे थे तो आपका मोमेंटम जो था वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था, जब आप बैकवर्ड आए तो वही मोमेंटम आपका चेंज हुआ। सही है, और चेंज किस सेंस में आया कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम थे आप। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इसे स्टार्ट करते हो तो आप इसे स्टार्ट करते हो मोमेंटम के साथ। और बेसिकली जो आपका मोमेंटम का कॉन्सेप्ट होता है इसमें, मोमेंटम में हमें पता है कि मास को मल्टीप्लाई करना होगा उसकी स्पीड के साथ। तो नॉर्मली अब हम यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम से स्टार्ट करते हैं कि आपके पास मोमेंटम का चेंज कैसा होगा। तो मोमेंटम के चेंज में आप, जो आपका फाइनल मोमेंटम था वो माइनस में है। क्यों? क्योंकि आप पहले फॉरवर्ड गए फिर बैकवर्ड आए, तो बैकवर्ड आते वक्त आपने अपनी डायरेक्शन चेंज की। अब जरूरी नहीं आप बैकवर्ड आते थे माइनस लो, आप पहले बैकवर्ड जा रहे थे बाद में फॉरवर्ड आए तो आप अपनी पहली पोजीशन के ऑपोजिट जा रहे हो। तो बस इस सेंस में हम नेगेटिव ले रहे हैं, जिस तरह से हमने ऑसिलेशंस में किया था। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, माइनस करेंगे इनिशियल से, तो इनिशियली तो हमारे पास डायरेक्शन पॉजिटिव थी, तो ये माइनस एम सी हो जाएगा। वैसे हम वी लिख रहे होते हैं, यहाँ पर हम सी लिख रहे हैं मॉलिक्यूल्स की स्पीड के लिए, क्योंकि हमारे पास डेरिवेशन में भी अक्सर वहाँ पर सी में लिखा आता है, तो वो नॉर्मली हम वेलोसिटी या स्पीड के लिए यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन मोमेंटम जो फाइनल होगा वो आपके पास 2 mc के इक्वल होगा। तो ये आपके पास 2 mc आ गया चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो कोलिजन होगा आपके पास वॉल के साथ, इसके लिए कुछ ना कुछ हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा, डिस्टेंस हमें चेक करना होगा कि अभी हमने जो मोमेंटम की बात की, अब मोमेंटम सिर्फ हमारा इतना था कि हम फॉरवर्ड गए और बैकवर्ड आ गए। तो अभी हम इस केस को ही फॉलो करेंगे, अभी हम पूरा 3D पे नहीं जा रहे, हम 2D के लिए भी सॉल्व कर लेंगे, फिर 3D में एक डायमेंशन और ऐड करनी है। तो जब 2D में वो हमें चीज क्लियर हो रही है तो जाहिर सी बात है वो 3D में भी वही कॉन्सेप्ट होगा। तो पहले हम 2D देख लेते हैं, फिर हम उसको 3D में खुद कन्वर्ट कर लेंगे इजीली। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप में, पहला स्टेप मोमेंटम का हो गया। अब जो सेकंड स्टेप हमने फाइंड आउट करना है तो उसमें हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे पर सेकंड। तो बेसिकली अब हम सेकंड स्टेप में चेक कर रहे हैं कोलिजन्स पर सेकंड। आपको ये हेडिंग्स वगैरह सब करने की इस तरह जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली बस उसे चेक कर रहे हैं कि हमने किस मेथड को फॉलो करना है। अच्छा, कोलिशंस पर सेकंड के लिए अब हमें डिस्टेंस भी पता होना चाहिए कि हम डिस्टेंस कौन सा ले रहे हैं और उसके लिए हमें टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा। तो ये सारी चीजें अगर हमें सबसे पहले टाइम फाइंड आउट करना हो, क्योंकि डिस्टेंस तो हमें पता है, लेंथ एल हमने वहाँ लिखा हुआ है, तो अगर हम सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हाफ हो जाएगी, या किसी और पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। और स्पीड के बारे में भी पता है, हम सी लिख रहे हैं उसको। तो बस एक अगर प्रॉब्लम है तो हमारे पास टाइम से रिलेटेड है कि हमें टाइम की वैल्यू नहीं पता कि टाइम की वैल्यू क्या यूज करनी है। तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं कि अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना हो तो मोमेंटम जो था वो फॉरवर्ड बैकवर्ड का था, तो लेंथ हमारे पास डबल हो गई। जैसे एको में हम पढ़ते थे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड आने में डिस्टेंस डबल हो रहा है, तो लेंथ आपके पास 2 टाइम्स हो गई डिवाइडेड बाय स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू 2/c। अब इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अब ये होगा कि जब आपके पास मॉलिक्यूल जाकर हिट करेगा, तो आपको पता है कि हिट करते वक्त जब है वो फोर्स भी अप्लाई करेगा, उसका कुछ स्पेसिफिक एरिया होगा जहाँ पे फोर्स अप्लाई होगी, तो इसका मतलब है प्रेशर की भी क्वांटिटी बनेगी यहाँ पर। तो मोमेंटम और फोर्स इनको हमने रिलेट करना है थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में बेसिकली हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारा थर्ड स्टेप, चेंज इन मोमेंटम इन द सेंस कि हम उसको टाइम से कंपेयर कर रहे हैं। पहले वो जो हमने चेंज निकाला है वो सिर्फ मोमेंटम का था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पहले भी निकाला था फिर से निकाल रहे हैं। अब हम बेसिकली इसको टाइम से कंपेयर करेंगे, क्योंकि अभी हमने टाइम की क्वांटिटी यहाँ पर लिखी है। और जब हम इसको टाइम से कंपेयर करते हैं तो टाइम से कंपेयर करने का मतलब ये है कि आप वो डेफिनेशन याद करो जिसमें फोर्स और मोमेंटम हम कंबाइन करते हैं।
तो चेंज इन मोमेंटम में आपके पास क्या होगा बेसिकली, कि जो आपकी फोर्स होगी एफ इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये आपके पास एक सेकंड डेफिनेशन होती है फोर्स की, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी आपके पास फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमें डेल्टा पी यानी मोमेंटम की वैल्यू पता है। हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की थी 2 mc माइनस में, और उसको अगर हम डिवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम की अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की है 2l/c। 2l/c ये हमारे पास टाइम की वैल्यू थी जो अभी हमने फाइंड आउट की है। अब हम इसे लिंक कर लेते हैं। लिंक करने के बाद आपके पास जो फाइनल बनेगा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये इक्वल होगा, फोर्स की बात कर रहे हैं हम, तो फाइनली एफ इक्वल होगा mc² ओवर l। ठीक है। माइनस साइन वो डायरेक्शन की वजह से था, इसलिए उसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। फिलहाल हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है। टू और टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और सी भी आपके पास जो है वो रेसिप्रोकल होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो स्टेप तो कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है आई थिंक। और बाकी जो लेंथ है वो भी हमारे पास एज इट इज है, मास भी सेम है। तो सिर्फ हमारे पास टू वैल्यू कैंसिल हो गई, और अभी हमने माइनस साइन को सिर्फ निगलेक्ट किया है क्योंकि अभी हमें साइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिलहाल हम मैग्नीट्यूड की बात करें। फिर जाते हैं फोर्थ स्टेप पे। उसमें अब हम प्रेशर के साथ भी इसे लिंक करके देख लेते हैं। तो प्रेशर आपके पास इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया के। ठीक है, क्योंकि अब हमने फोर्स फाइंड आउट कर ली है, तो अब हम फोर्स को भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो फोर्स आपके पास इक्वल होगी mc² ओवर लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। कितना है हमारे पास, अब एरिया हमें पता है कि हम दो लेंथ को कंबाइन कर लेंगे, तो वो हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। ठीक है। और जब इसको हम सिंपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लाएंगे, अब इसके नीचे कोई क्वांटिटी नहीं है, वन है, हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे, तो लेंथ का स्क्वायर जो है वो लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके पास प्रेशर की वैल्यू होगी, सो दैट विल बी इक्वल टू mc² ओवर लेंथ का क्यूब। ठीक है। और फर्दर अब ये तो हमने सिर्फ एक की बात की है ना, अभी हमारे पास एक मॉलिक्यूल को हम लेके चल रहे थे, तो ये एक के लिए है। अगर अगर आप सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करो जो इस बॉक्स कंटेनर में आ सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल एन से। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर, मतलब हम सारे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल एन हम यूज करेंगे। कैपिटल एन अभी ऊपर हमने किया था कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास ये प्रेशर की वैल्यू nmc² ओवर l³ हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमने इसको फाइनली कंपाइल कर लिया सब चीज़ों को। इसमें फोर्स भी आ गई, एरिया भी आ गया, मोमेंटम भी आ गया, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक कंबाइन कर ली। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्ट आपके पास, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी थोड़ा सा डिटेल लग रहा होगा, लेकिन फिर ये है कि जब आप पेपर में करते हो तो शॉर्ट स्टेप्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, फाइनली अब हम इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास देखो, अभी जो ऊपर हमने बनाना है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास बस c² है और प्रेशर है। तो ये दो चीजें तो हमारे पास आ गई है, nml³ ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हमें कुछ भी करके अब जो है वो साइड लाइन करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा किसी और फॉर्म में। बस अब दो तीन स्टेप्स अगर हम और करें इसको शॉर्टली, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। तो अब हमने फाइनली इसमें करना ये है कि अब एन एम और l³ इनकी हमने चेंजेस करनी है। अब उसके लिए हम चेंजेस इस तरह से करेंगे, क्योंकि अब हम जर्नल सब मॉलिक्यूल्स की बात कर ही रहे हैं, तो सब मॉलिक्यूल्स की बात करने का मतलब ये हुआ कि अब हम इसको 3D में ले जाते हैं। अभी हमने एक डायमेंशन डिस्कस की थी, अब हम इसको 3D में लेकर जाते हैं। और जब हम इसे 3D में लेकर जाएंगे, तो 3D में जाने में होगा ये कि ये जो इसकी स्पीड थी बेसिकली, जो हम अभी वन डायमेंशन में बात कर रहे थे, अब लेंथ का क्यूब तो आ गया, तो लेंथ तो ऑटोमेटिकली आ गई 3D में। एन एम जो है वो आपके पास मैग्नीट्यूड वाले फैक्टर्स हैं, तो उनको डायरेक्शन के साथ लिंक करने की जरूरत नहीं है।
अब हम इसमें इंपॉर्टेंट बात जो कर रहे हैं वो सी स्क्वायर की कर रहे हैं। अगर हम जर्नल देखें तो सी स्क्वायर बेसिकली हमें ये बता रहा है कि एक डायमेंशन में आपकी स्पीड क्या होगी मॉलिक्यूल की। तो वो आपके पास इक्वल होगी जो एक्स एक्सिस पर हो प्लस जो वाई एक्सिस पर हो प्लस जो जेड एक्सिस पर हो। तो तीनों को कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास जर्नल सी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्स पे स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं तो वही स्पीड वाई पर होगी, वही स्पीड जेड पर होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल सेम है, गैस सेम है, तो चेंज तो आ नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये सी एक्स स्क्वायर इक्वल होगा सी वाई स्क्वायर इक्वल होगा सी जेड स्क्वायर। मतलब तीनों की स्पीड सेम होगी, आप किसी भी एक्सिस पर ले लो। तो इन शॉर्ट अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सी एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब हम यहाँ पर अगर अब बात कर रहे थे एक एक्सिस की, क्योंकि अभी तक हमने एक ही एक्सिस को रेफरेंस बनाया था। तो एक अगर हम एक्सिस की अगर बात करें तो एक एक्सिस बेसिकली आपके पास इक्वल किसके होगा। आप इस इक्वेशन को लो जो फर्स्ट वाली थी। ठीक है। तो इसमें जो सी एक्स प्लस सी वाई प्लस सी जेड था, इन सबको ऐड करो और सबको जर्नलाइज कर लो, तो ये आपके पास 1 + 1 + 1 थ्री टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ये बन इस तरह से रही है कि अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन को ये सेकंड लाइन के अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहें तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 3 CX² के। ठीक है, क्योंकि आपने सबको y को z को सबको x के इक्वल बना दिया। ठीक है, अब आप इसको कंबाइन कर लोगे तो आपके पास जो CX² है, बेसिकली CX² अब फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 C²। ठीक है, यहाँ तक। ये हमारे पास 3D को हमने सॉल्व कर लिया अपने अकॉर्डिंगली। अब हमें यहाँ पे CX² अपनी इक्वेशन में दिख रहा है, इसको हम 1/3 C² के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो C² का मसला भी हल हो जाएगा। और अब बाकी रह जाएगा ये एनएम को देखना है कि एनएम को कहाँ लेकर जाना है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला हमारे पास ये फाइनलाइज होगा वो P = NM। और ये जो CX² था, ये CX² बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 C² में। और जो लेंथ का क्यूब था वो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ये तो जो इक्वेशन हमने बनानी थी P = 1/3, अब इसमें से सिर्फ हमारे पास ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट गायब है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह की बन रही है कि जो लेंथ का क्यूब है, इस लेंथ के क्यूब को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते सिंपल, बजाय इसके कि हम इसको लेंथ का क्यूब लिखें। और इसको फिर आप प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये PV = 1/3 NM। और जो स्पीड थी हमारी C², ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप ये जो डेंसिटी का फैक्टर है, डेंसिटी का फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व इस तरह से होगा कि डेंसिटी का अगर आप जर्नल फॉर्मूला देखो तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये जो हम मास यूज करें, तो मास आपके पास इक्वल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा, और उसको आप डिवाइड करो अगर वॉल्यूम से तो वो आपको फैक्टर देगा डेंसिटी का। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस वॉल्यूम को यहाँ पर शिफ्ट करते हो अगेन, तो ये NM/V हो जाएगा। और NM/V जो है वो डेंसिटी के इक्वल होता है।
तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो इक्वल होगी प्रेशर इज 1/3 टाइम्स डेंसिटी और जो स्पीड है उसका स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, जर्नली तो हम ड्राइव वही कर रहे हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ठीक है। और उसमें अब हम काइनेटिक एनर्जी को इसके इक्वेट करने के लिए सबसे पहले हम जर्नल गैस कांस्टेंट को ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राइव इसमें जो करना चाह रहे हैं वो ये कि जो हमारी एनर्जी होगी काइनेटिक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। ऐसे भी लिखा आ सकता है, तो इसका भी मतलब सेम होगा। और अगर के ई लिखा हुआ है वो तो समझ आ ही जाता है कि काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहा है। अच्छा, इसमें जो हमारा पहला स्टेप होगा इसको हम स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नल गैस इक्वेशन से। और जर्नल गैस इक्वेशन वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाली। तो पी वी इक्वल्स था हमारे पास एन के टी के, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी हमने ऊपर एक लिंक ड्राइव किया जिसमें हमारे पास प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और राइट हैंड साइड पर 1/3 NmC² था। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास दो तरह की बेसिकली इक्वेशंस बनी थी। एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब हमारी मर्जी है हम कौन सी वाली यूज करना चाहें। दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ एक डेंसिटी का फर्क है, उसको ड्राइव करना होता है। अदरवाइज आप दोनों रेफरेंसेस यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है आप किस फॉर्म में कहाँ यूज करना चाह रहे हो। तो फिलहाल हम जो है वो अपनी सेकंड लास्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं जो हमारा ड्राइव किया था प्रीवियस रिलेशन। तो वो हमारे पास पीवी के इक्वल है। अच्छा, अब इसमें आप एक इम्पॉर्टेंट चीज देखो, लेफ्ट हैंड साइड पर पीवी और दूसरी इक्वेशन के भी लेफ्ट हैंड साइड पर पीवी। तो दोनों में आपके पास प्रेशर जो है वो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों को आप इजीली इक्वेट कर सकते हो। अब जहाँ इसको इक्वेट करने की बात है तो जब हम इन्हें इक्वेट करेंगे तो इक्वेट ये इस तरह से होगा कि एक साइड पर हमने लिखा N/K/T = 1/3 × MC²। और इसमें से अब आपको दिख रहा है एन कैंसिल आउट हो रहा है। एन को कैंसिल आउट करते हैं, एन को कैंसिल आउट करने के बाद और इसको फाइनली करने के बाद ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 1/3। अच्छा, अब आप अगर आपको याद हो तो काइनेटिक एनर्जी का जर्नल फॉर्मूला होता है 12mv²। ठीक है। तो अब हमें काइनेटिक एनर्जी लेकर आना है कुछ भी करके। तो काइनेटिक एनर्जी लाने के लिए जो mv² है, तो mc² तो हमारे पास गिवन है। हम मास को मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्पीड से और हाफ हमें लेकर आना है, सिर्फ हाफ वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है। तो हाफ वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे बाई 2। क्योंकि उसके अलावा तो खुद से यहाँ आ नहीं सकता अभी, क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू बची नहीं है कि जिसको हम और सिंप्लीफाई कर सकें। तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं बाई 2 से इसको। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर लेंगे हम इससे, तो आपकी जो इक्वेशन है वो बेसिकली इस तरह से हो जाएगी। अब आप दोनों साइड को डिवाइड बाई 2 करो, एक साइड को मल्टीप्लाई डिवाइड, आपकी मर्जी है। अब हमें यहाँ पर चाहिए 12mc², क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी बनाना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ रखते हैं, बाकी सबको लेकर जाते हैं दूसरी तरफ। तो उन्हें थोड़ा सा लेकर जाते हैं दूसरी साइड पर। तो वो दूसरी साइड आपके पास हो जाएगी 3/2 kT = ½ mc²। ठीक है। अब आपको पता है कि ½ mc² को काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और 3/2 के। आपको ये भी आइडिया होगा कि 3/2 और के जो है वो हमारे पास, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है। तो इन जनरल अगर हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखें तो ये साइड हमारी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। इसे हम पहले लिख रहे हैं। और जो राइट हैंड साइड है इसमें 3/2 के, और टी को थोड़ा सा दूर लिखते हैं। उसका रीजन ये है कि इसमें हमारे पास ये जो 3/2 के है इसको हम बनाएंगे कांस्टेंट। तो ये क्वांटिटी हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी, और कांस्टेंट होने के बाद जो हमारी एनर्जी थी काइनेटिक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, क्योंकि इसको हमने कर लिया हमारा कांस्टेंट। ठीक है। तो ये आपके पास होगी इसमें सेकंड डेरिवेशन, ये उससे भी ज्यादा इजी थी इसलिए ज्यादा ये पूछी जाती है, क्योंकि एक तो शॉर्ट भी है। कभी 2 मार्क के लिए पूछनी होती है तो उसमें भी ये चल जाती है, क्योंकि ज्यादा डिटेल्ड नहीं है। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और हमने इसमें प्रेशर वाली डेरिवेशन देख ली। जर्नल हमने पोस्टुलेट डिस्कस कर लिए। और इसमें आपके पास, अच्छा ये जो हम ये सी के साथ जो हम ये ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं बेसिकली, इसका पर्पस ये है कि ये लिखने का रीजन नॉर्मली ये था कि इसको हम नॉर्मली कहते हैं रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो बेसिकली जब हम इसमें 3D की बात कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास पार्टिकल्स अभी हमने डिस्कस किया था डेरिवेशन, उसमें पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में होने की वजह से अब उसकी वेक्टर पूरी आपके पास डायग्राम बनती है, और स्पीड आपके पास तीनों डायमेंशन में होती है। तो उसकी हम एवरेज स्पीड जब कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, स्क्वायर और अंडर रूट लेते हैं। क्योंकि आपको पता है जब आपके पास मल्टीप्लीकेशन होती है वहां पर डायरेक्शन की हम बात करते हैं, हमने मोमेंटम स्टार्ट किया था। तो मोमेंटम में भी हमने क्या किया था, डायरेक्शंस जो है वो ऑपोजिट भी ली थी। तो उस ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये था कि इसकी वजह से आएगा नेगेटिव साइन। तो फिर हम उसको स्क्वायर और अंडर रूट कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, तो आपके पास इक्वेशन में कोई एडिशनल चीज भी नहीं आएगी। तो इस वजह से हम स्क्वायर और अंडर रूट कर लेते हैं, ताकि आपके पास वो नेगेटिव का इफेक्ट भी खत्म हो जाए और स्पीड आपके पास जो है वो पॉजिटिव में रहे। और आप 3D में 2D में जिसमें भी कैलकुलेट करना चाह रहे हो वो इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है। तो आपने बेसिकली इस चैप्टर में अजम्पशंस अभी तक, जो हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, अजम्पशंस हो गई। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया, प्रेशर की डेरिवेशन हो गई, बाकी जर्नल गैस लॉस जो थे उनका थोड़ा सा इंट्रो मिल गया आपको। उससे ज्यादा उनको करने की भी जरूरत नहीं है। और फाइनली जो है वो आपने एक और डेरिवेशन देखी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है टेम्परेचर के। तो आप ये समझो कि आपका 85 to 90% जो है वो इस चैप्टर में मेन यही पूछा जाता है, और यही इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इनको आप देखना, और इनको करने के बाद डेरिवेशन की प्रैक्टिस करना, थोड़े से क्वेश्चंस इसमें से आप पेपर्स के देखना। फिर कल जो है वो कल मैं आपको इसको भी थर्मोडायनेमिक्स के साथ इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि इनके क्वेश्चन मोस्टली कंपाइल्ड होकर आते हैं। तो मोस्टली वो आपसे थर्मोडायनेमिक्स भी कभी कभार ज्यादा पूछ लेता है, कभी कभी आइडियल गैस ज्यादा पूछ लेगा। तो इस वजह से जो है वो इसको कंबाइन करके हम चलेंगे। लेकिन ये कि कल कुछ क्वेश्चंस मैं आपको निकाल कर जो है वो सॉल्व करवा दूंगा, जो सिर्फ आइडियल गैस या टेम्परेचर से लिंक है। टेम्परेचर में बहुत सारा कॉन्सेप्ट वो केल्विन और वही सब वाला है, तो वो मैंने इसलिए पहले नहीं करवाया क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके कंपैरिजन में।
उसमें बेसिकली वही जर्नल स्पेसिफिक हीट और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने ओ लेवल्स में किए थे। इसमें डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं आता, तो वो पहले किया हमने। तो कल इंशाल्लाह जो वो थर्मोडायनेमिक्स के साथ हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे।